नमस्कार साथियों, मैं गौरव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अग्रिम एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 7 और इसके अंतर्गत आज एसएससी जीडी एग्जाम के लिए आपके मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और साथ ही साथ आपके आने वाले पेपर के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जिन्हें आप कह सकते हैं। तो आइए फटाफट से करते हैं शुरू एक एक क्वेश्चन को। देखो भाई, पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा है और पूछा हुआ सवाल है, 2024 में ही पूछा है ना। तो बताओ, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष साइन किया गया था? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष साइन किया गया था? तो भाई ध्यान रखना, गांधी इरविन समझौता 1931 को साइन किया गया था। 5 मार्च 1931 किस किस के बीच साइन हुआ था? तो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच क्यों साइन हुआ था, सवाल यह है। तो देखो भाई, महात्मा गांधी तो यहां पर अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन रन कर रहे थे और उधर लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहे थे। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था क्योंकि भारत में इधर सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था महात्मा गांधी की अगुवाई में, जिसके चलते फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल कर गया। अब लॉर्ड इरविन महात्मा गांधी के साथ ट्रीटी साइन करता है और सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने पर सहमति बन जाती है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने पर सहमति होती है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी पार्टिसिपेट करेंगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन क्यों तैयार हो गए सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के लिए और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी? तो इसलिए तैयार हो गए क्योंकि इसके अंतर्गत शर्तें रखी गई थी गांधी इरविन समझौते के अंतर्गत कि भाई देखो, कांग्रेस की जितनी भी विवादित संपत्ति है वो सब वापस कर दी जाएगी और जितने भी राजनीतिक कैदी जेलों में बंद हैं उन सबको रिहा कर दिया जाएगा, बशर्ते उनके ऊपर जो ट्रायल है वो प्रूव ना हुआ हो। ठीक है ना। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी का मसला भी कुछ ऐसा ही था क्योंकि उनके ऊपर ट्रायल प्रूव हो चुका था और महात्मा गांधी ने उस पर किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई करना उचित नहीं समझा। अब ये एक विवाद का मामला है। चलो फिलहाल हम तो आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि साइमन कमीशन भारत में कब आया था? जी, साइमन कमीशन भारत में कब आया था भाई, कोई बताएगा? और क्यों आया था? तो साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया था। कब आया था? 1928 में 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा था, जिसका विरोध हुआ। साइमन गो बैक के नारे लगे, है ना, साइमन गो बैक के नारे लगे थे। और लाहौर में इसका, कहां पर? बॉम्बे। और लाहौर में जो इसका विरोध किया, लाहौर में लाला लाजपत राय के द्वारा विरोध किया गया था लाहौर में। और इन विरोध के दरमियान जो लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज में लाला जी के सर पर गहरी चोटें आई लाठीचार्ज के चलते और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और लेकिन सवाल यह है कि साइमन कमीशन क्यों आया था भारत में? साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? तो आपको ध्यान होगा 1919 का अधिनियम, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919, इसे 1919 के अधिनियम में एक व्यवस्था दी गई थी कि भाई 10 साल के बाद एक ऐसा आयोग बनाया जाएगा जो ये इंक्वायर करेगा, जो ये बताएगा कि इस कानून के माध्यम से कितना विकास हुआ। 10 साल के बाद आयोग बनेगा, तो मतलब 1929 में बनना चाहिए था, लेकिन ब्रिटेन में जनरल इलेक्शंस थे, उनको ध्यान में रखते हुए पहले ही बना दिया, 1927 में बना दिया जी, 2 साल पहले। अब जब 2 साल पहले बना दिया, चलो ये भी बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके जितने भी मेंबर थे, 7 मेंबर थे, सातों के सातों अंग्रेज। तो भारत में विकास कितना हुआ है ये अंग्रेज ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि भारतीय ज्यादा बेहतर बता पाएंगे।
तो इसीलिए भारतीयों के द्वारा इसका विरोध किया गया कि भाई कोई मतलब नहीं है, ये खाना पूर्ति है एक तरीके की, है ना। 1928 में ये भारत आया था। चलो याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाओ। हाँ, आपसे पूछा जा रहा है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में 1873 में पुणे में ज्योतिराव फूले के द्वारा की गई थी। ज्योतिराव फूले के द्वारा की गई थी। क्यों की गई थी? शोषित वर्ग और दलित वर्ग, महिलाएं, उनके उत्थान के लिए, उनको अधिकारों के लिए लड़ना सिखाने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। मतलब कहने का महिलाओं को और दलित वर्ग को एक संबल देने के लिए, एक मजबूती देने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। और इनकी एक किताब बड़ी फेमस है, गुलामगिरी। याद रखिएगा, गुलामगिरी इन्हीं की किताब है, ज्योतिराव फूले की। ठीक है जी, तो ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहां पर की गई थी? पुणे महाराष्ट्र में। कब की गई थी? 1873, पुणे महाराष्ट्र। याद रखना, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट ध्यान दो, अमृतसर की संधि कब हुई थी भाई? किस वर्ष हुई थी अमृतसर की संधि? तो ध्यान रखना, अमृतसर की संधि हुई थी 1809 में। अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1809 में। किस किस के बीच हुई थी? किस किस के बीच हुई थी? तो ध्यान रखेंगे, महाराणा रणजीत सिंह पंजाब की तरफ से और ब्रिटिश कंपनी की तरफ से मैटकॉफ ब्रिटिश कंपनी की तरफ से था मैटकॉफ। दोनों के बीच संधि हुई, चार्ल्स मैटकॉफ। और संधि क्या थी कि सतलुज नदी को बाउंड्री के तौर पर निर्धारित किया गया था। सतलुज नदी के उत्तर में जो रहेगा, सतलुज नदी के जो पश्चिम में रहेगा वो रणजीत सिंह का साम्राज्य रहेगा, और उसके बाद में इधर दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल रहेगा। तो सतलुज नदी को एक बाउंड्री लाइन के रूप में निर्धारित किया गया था साम्राज्य के बंटवारे को लेकर के। ठीक है जी, तो ये ध्यान रख लेना, अमृतसर की संधि। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस घटना के विरोध में हुए प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप हुआ था? आपको पता होगा, रॉलेट एक्ट। हाँ जी, रॉलेट एक्ट, सब इंपोर्टेंट सवाल है पेपर के। 1919 में आया था, है ना। 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। इसके अंतर्गत मजिस्ट्रेटों को यह अधिकार दिए गए थे, सिर्फ संदेह के आधार पर कभी भी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके अनिश्चितकालीन मुकदमा चलाया जा सकता है और जेलों में बंद किया जा सकता है, बिना अपील, बिना वकील का जो है कानून कहा गया, काला कानून इसको कहा गया। महात्मा गांधी भी इसके खिलाफ जो है सत्याग्रह पर बैठे थे। लेकिन पंजाब में जो घटना हुई, पंजाब में घटना के पीछे का कारण यह था कि इस रॉलेट एक्ट के तहत पंजाब में दो बड़े जो कट्टावर नेता थे, जिनका नाम था डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, दोनों की गिरफ्तारी हो जाती है रॉलेट एक्ट के तहत। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में एक शांतिपूर्ण मार्च निकल रहा था, और उस पे भी लाठीचार्ज हो जाता है अमृतसर में। तो इन सारी चीजों पर आवाज उठाने के लिए जलियांवाला बाग के अंतर्गत लोग एकत्र हुए। जलियांवाला बाग के अंतर्गत लोग एकत्र हुए। बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग मसैकर, जलियांवाला बाग हत्याकांड जनरल डायर के द्वारा करा दिया जाता है। कहानी सबको मालूम है, इसके पीछे की वजह क्या थी? रॉलेट एक्ट। तो याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां नहीं होनी चाहिए। आओ आगे बढ़ते हैं। सरोजिनी नायडू ने
किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? तो याद रखना 1925 में 1925 में 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी। कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था। कांग्रेस का ये 40वां अधिवेशन था। ठीक है जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला अध्यक्ष है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला हैं और जिन्हें आप नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की कोकिला के रूप में जानते हैं। ठीक है जी। तो ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं होनी चाहिए। चलो तो नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला है, ये याद रखना, भारतीय महिला, क्योंकि इससे पहले एनी बेसेंट भी बनी है, कलकत्ता अधिवेशन 1917, लेकिन वो भारतीय महिला तो नहीं है ना। यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखो इधर। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है 1919 में गांधी जी के रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। हाँ, सत्याग्रह का आह्वान किया था, अभी बोल भी रहे थे हम। जिसने, अच्छा, रॉलेट एक्ट ने किन अधिकारों का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वगैरह पर रोक लगाई थी। हाँ, तो बताओ किन किन अधिकारों का हनन हुआ था रॉलेट एक्ट के माध्यम से? तो भाई रॉलेट एक्ट से तो मौलिक अधिकारों का ही हनन हो गया था। प्रेस की जो स्वतंत्रता थी, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता थी, सब तो ब्रिटिश सरकार ने डिसऑन कर दिए थे। तो मौलिक अधिकार इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो याद रखिएगा, हेनरी विवियन डेरोजियो यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ी हुई हैं, जो कि कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में शिक्षिका हैं और 1820 से लेकर के 1830 के दशक में, 1820 से 1830 के दशक में आपको यंग बंगाल आंदोलन देखने को मिलता है। और ये आंदोलन समाज में तर्क संगत सोच डेवलप करने के लिए किया गया था। चलो जी, नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है जी? नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, टीपू सुल्तान मैसूर का शासक कब बना था जी? मैसूर का सुल्तान कब बना था टीपू सुल्तान? तो 1782, याद रखिएगा, 1782 में टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना था। मैसूर का शासक बना था अपने पिता की मृत्यु के बाद, हैदर अली के बाद अगला जो उत्तराधिकारी बना वो टीपू सुल्तान बना। मैसूर का शेर कहा जाता है। और 1782 से लेकर के 1799 तक, 1782 से लेकर के 1799 तक टीपू सुल्तान के द्वारा रूल किया जाता है मैसूर में। तो याद रखना, 1782 याद रख लेना, वही से काम चल जाएगा। महात्मा गांधी के द्वारा दांडी मार्च किस वर्ष शुरू किया गया था? दांडी मार्च किस वर्ष शुरू किया गया था भाई? तो ध्यान रखना, 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी। कहां से शुरू हुई थी? साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से 12 मार्च को यह शुरुआत हुई थी और
6 अप्रैल 1930 तक चला था। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गुजरात के नवसारी जिले में समुद्र किनारे एक मुट्ठी नमक महात्मा गांधी के द्वारा निकाल करके सिंबॉलिकली नमक कानून को तोड़ने का काम किया गया। और इस यात्रा में उनके 78 स्वयंसेवक भाग लिए और इस पूरी दांडी यात्रा के दरमियान 240 मील की दूरी तय की गई। किलोमीटर में अगर हम बात करें तो 385 किलोमीटर निकल के आएगा। तो दांडी मार्च में कुल 385 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा, जिसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा की जाती है, या यूं कह सकते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत ही दांडी मार्च से हुई। ठीक है जी। तो इस यात्रा के बाद महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। चलो नेक्स्ट ध्यान दो, क्या पूछा गया है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था जी। क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था। 1942 में आया था जी। क्रिप्स प्रपोजल कब आया था। 1942 में आया था। और क्रिप्स प्रस्ताव क्यों आया था 1942 में। अध्यक्ष था इसका कौन, स्टैफोर्ड क्रिप्स। उद्देश्य क्या था भाई, उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का साथ पाना। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का साथ पाना। और इस क्रिप्स प्रस्ताव को कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग है दोनों के द्वारा ही रिजेक्ट कर दिया गया। और महात्मा गांधी ने तो क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक बताया था। पोस्ट डेटेड चेक बताया था, है ना, क्रिप्स प्रस्ताव को। 1942 याद रखिए। चलो नेक्स्ट आप बताएंगे, आपसे पूछा जा रहा है क्या अगला। सारे महत्वपूर्ण सवाल और ये सब एसएससी जीडी में ही पूछे हुए सवाल हैं। तो बताओ मुझे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस वर्ष में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम किया। कांग्रेस के अध्यक्ष कब अपॉइंट हुए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ध्यान रखना भाई 1931 में, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे वो कब बने थे, 1931 में बने थे। और 1931 में एक कराची अधिवेशन है। 1931 कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता की थी। और इसी अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों पर और आर्थिक नीति पर पहली बार कांग्रेस के अंदर चर्चा हुई थी। कांग्रेस के द्वारा पहली बार चर्चा हुई थी। तो कराची अधिवेशन 1931 याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया है जी। समाज सुधारक राजा राम मोहन रॉय भारत में किस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से जुड़े हुए थे। कौन, राजा राम मोहन रॉय। तो राजा राम मोहन रॉय भाई ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी। इससे पहले उन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। इससे पहले, ठीक है। और उसको आगे चल करके इन्होंने ब्रह्म समाज में कन्वर्ट कर लिया था राजा राम मोहन रॉय ने। राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा को समाप्त कराने में बड़ा योगदान है राजा राम मोहन रॉय का, ठीक है। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा कानून ला करके सती प्रथा को समाप्त किया गया था। लेकिन उसके लिए जिंदगी भर जो अपना आंदोलन चलाते रहे सती प्रथा को समाप्त करने के लिए राजा राम मोहन रॉय थे। अगर ऑप्शन में आर्य समाज भी दिखाई दे रहा है, 1875 में इसकी स्थापना हुई थी दयानंद सरस्वती के द्वारा। और दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की जो स्थापना की गई वैदिक धर्म को समाज में पुनर्स्थापित करने के लिए की गई थी। और इन्होंने ही नारा दिया था गो बैक टू वेदास।
थियोसॉफिकल सोसाइटी की अगर हम बात करें, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भी कब हुई थी भाई? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भी 1875 में हुई थी, लेकिन भारत में जो इसका मुख्यालय खुला था वो 1882 में मद्रास के अडियार में इसका मुख्यालय खुला था। स्थापना किसने की थी? मैडम हेनरी पेट्रोवेना विलावात्स्की और कर्नल एलकॉट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो ये सब याद रखिएगा, पेपर के लिए सब महत्वपूर्ण है भाई। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? तो बताओ भाई, बारदौली सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। बारदौली सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। किसने लीड किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने लीड किया था। और यहाँ समस्या क्या थी? क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजी सरकार ने या BEIC ने यहाँ पर जो लैंड रेवेन्यू था उसको बढ़ाकर 30% कर दिया था। तो इसको रिड्यूस कराने में कामयाब हुए थे, और रिड्यूस कराने में यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल कामयाब हुए थे, और रिड्यूस करा करके इसको 6% करवाया था। सफल आंदोलन है बारदौली का आंदोलन। और इसी बारदौली के आंदोलन के बाद, बारदौली सत्याग्रह के बाद यहाँ की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। सरदार की उपाधि दी थी। सरदार मतलब मुखिया, सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है जी, तो ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। ये सारा जो माजरा था बारदौली सत्याग्रह का, ये कहाँ था? ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी में था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ये पेपर में पूछ रखा है इसलिए मैंने लिखा है। ठीक है ना? तो चलो नेक्स्ट, अब मुझे बताओ, अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानने के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? नाइटहुड की उपाधि किसने त्याग दी थी? तो देखो, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। साथ ही साथ महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। जमुनालाल बजाज ने, महात्मा गांधी के साथी हुआ करते जमुनालाल बजाज, और इन्होंने अपनी राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी। राय बहादुर की उपाधि इन्होंने अपनी त्याग दी थी। तो आंसर क्या हो जाएगा जी? तो आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे तो पूछा है नाइटहुड की उपाधि, तो रविंद्रनाथ टैगोर याद रखिए। रविंद्रनाथ टैगोर आप याद रखेंगे। इसके साथ साथ शंकर नायर हैं। शंकर नायर ने भी अपना जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उससे इस्तीफा दे दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। चलिए जी नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने 1833 में शिकागो में विश्व धर्म संसद को संबोधित किया था? तो 1893 में शिकागो की विश्व धर्म संसद को संबोधित किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा, और यहीं पर उन्होंने व्याख्यान दिया था अमेरिका के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट जो आज हमारे मोदी जी भी, हमारे प्रधानमंत्री जी भी जो कॉपी करते हैं, वो स्वामी विवेकानंद जी का है। ठीक है, और इसी भाषण के माध्यम से उन्होंने भारतीय संस्कृति और वेदांत दर्शन को एक नई पहचान दिलाई थी। ठीक है जी, ध्यान रखिए। नेक्स्ट, ध्यान दो इधर। भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था? भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम भैया 1857 की जो क्रांति है, 1857 की जो क्रांति है, इसी को हम कहते हैं। क्यों कहते हैं तो अभी बताते हैं जी। पहले तो 1857 की क्रांति हुई कब थी? 1857 की क्रांति कब हुई थी? तो भाई यार डेट याद रखना, 10 मई 1857 को हुई थी। 10 मई 1857 को हुई थी, है ना? अब जो BD सावरकर हैं,
वीडी सावरकर ने एक किताब लिखी, और वीडी सावरकर ने जो किताब लिखी उस किताब का टाइटल ही रखा द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। तो इस 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष किसने कहा था? वीडी सावरकर ने कहा था। वहीं पर सर सैयद अहमद खान ने इस आंदोलन को 1857 की क्रांति को सिर्फ और सिर्फ सिपाही म्यूटिनी कहा था। सिपाही म्यूटिनी कहा था, मतलब सैनिक विद्रोह कहा था जी, सैनिक विद्रोह कहा था। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां होना नहीं चाहिए, ध्यान रखो, याद रखो, महत्वपूर्ण है। पेपर में नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है जी? विधवा पुनर्विवाह संघ 1961 में किसके द्वारा स्थापित किया गया? संस्थापक कौन थे? तो महादेव गोविंद रनाडे को याद रखिएगा। महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा 1961 में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की गई थी, और इन्होंने अपने एक साथी विष्णु शास्त्री पंडित के साथ मिलकर के इसकी स्थापना की थी, जिससे कि जो विधवाएं हैं वो पुनर्विवाह कर सके। ठीक है, उनको प्रमोट करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। चलो नेक्स्ट देखो, 1919 में रॉलेट एक्ट ने ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार को भारतीयों को बिना मुकदमे के गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने की शक्ति दी थी। बिल्कुल भाई, काला कानून था। उस समय भारत का ब्रिटिश वायसरॉय कौन था? उस समय पर वायसरॉय कौन था, पूछा ये गया है जी। वायसरॉय कौन था उस समय पर? तो भाई ध्यान रखना, उस समय पर जो वायसरॉय था वो था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। 1916 से लेकर के 1921 तक आप देखते हैं जो कई महत्वपूर्ण घटनाएं इसके टाइम पर हुई हैं, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम पर। आपका रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, और आपका असहयोग आंदोलन, ऊपर होम रूल लीग आंदोलन, इन सब के दरमियान कौन था वायसरॉय? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड। याद रखना, 1916 से लेकर के 1920। चलो जी नेक्स्ट ध्यान दो भाई, नेक्स्ट ध्यान दो। क्या पूछा गया है? मोपला या मुस्लिम किसानों ने कहां पर एक शक्तिशाली जमींदारी विद्रोह आंदोलन खड़ा किया था? कहां पर खड़ा किया था भाई? केरल में खड़ा किया था, केरल के मालाबार तट पर। केरल में जो है ये मोपला विद्रोह देखने को मिलता है। यहाँ पर जो है हिंदू जमींदार और ब्रिटिश सरकार के जो जमींदार थे, ब्रिटिश जमींदार या ब्रिटिश सरकार के जो नुमाइंदे थे, उनके द्वारा जो शोषण किया जा रहा था किसानों का, उसके अगेंस्ट आपको ये मोपला विद्रोह केरल के मुस्लिम किसानों के द्वारा देखने को मिलता है, याद रखिए। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी? भाई बताओ तो। हाँ, सरोजिनी नायडू है ना, सरोजिनी नायडू भारत की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला राज्यपाल, उत्तर प्रदेश भारत की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला राज्यपाल भी है, जो कि उत्तर प्रदेश की महिला राज्यपाल बनी थी 1947 से लेकर के 1949 तक। 1947 से लेकर के 1949 तक इनके द्वारा राज्यपाल के पद पर अपनी सेवाएं दी गई। और कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में 1925 कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष भी रही थी, कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष रही थी, ध्यान रखना। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है? नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि जिस वायसरॉय ने ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार और संरक्षण में गहरी दिलचस्पी ली, वह कौन था भाई? वो तो याद रखना, लॉर्ड कर्जन था। इसने
प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून, प्राचीन स्मारक संरक्षक कानून 1904 में इसने पारित कराया था। 1904 में इसके द्वारा पारित कराया गया था। और साथ ही साथ इसने ताजमहल की मरम्मत और उसके आसपास के उद्यानों में सुधार वगैरह ये सब करवाया था। मतलब ताजमहल की मरम्मत वगैरह इसके द्वारा कराई गई थी। और भारतीय पुरातत्व विभाग को भी इसके द्वारा पुनर्गठित किया गया था। भारतीय पुरातत्व विभाग को भी इसके द्वारा पुनर्गठित किया गया। तो लॉर्ड कर्जन को ध्यान रखिएगा, है ना। चलो, कुछ तो अच्छा करा है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। मैंने अभी बताया 1829 विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त किया था। लेकिन ये इसमें प्रयास किसके थे, तो राजा राम मोहन रॉय के प्रयास थे। और फाइनली स्टैंड तो अंग्रेजों को ही लेना था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कानून ला करके सती प्रथा को हमेशा हमेशा के लिए 1929 में समाप्त कर दिया था। 1909 में लॉर्ड चार्ल्स टी मैटकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई थी, मैंने बताया था। और सतलुज नदी को बाउंड्री के तौर पर दोनों साम्राज्यों के बीच एक बाउंड्री के तौर पर निर्धारित किया गया था। पीछे भी बता चुका हूं इसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह का हिस्सा नहीं है। संथाल विद्रोह भाई आपको कहां देखने को मिलता है, तो जो संथाल विद्रोह है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। संथाल विद्रोह आपको झारखंड में देखने को मिलेगा, झारखंड, है ना। और झारखंड की जो प्रजाति है कौन सी, संथाल जनजाति के द्वारा। और इसको लीड किया गया था सिद्धो कान्हो और चांद और भैरव के द्वारा। सिद्धो कान्हो को तो बाद में फांसी दी गई थी और चांद और भैरव को पुलिस मुठभेड़ में मार दिया गया था। ताना भगत का संबंध संथाल विद्रोह से नहीं है। ये आपको 1855 के टाइम पर देखने को मिलता है ना, 1857 की क्रांति से जस्ट पहले। तो ये कुछ सवाल आज के मॉडर्न हिस्ट्री से थे। सारे एसएससी जीडी के महत्वपूर्ण सवाल है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण है, आने वाले पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। इनमें से कुछ सवाल आपके पेपर में देखने को मिलेंगे आगे। अभी आज जो था ये सेट 7 था, 3 सेट और करवाऊंगा 25-25 क्वेश्चन के मॉडर्न हिस्ट्री पर। इसके साथ ही काम हो जाएगा पूरा, 10 सेट हो जाएंगे पूरी हिस्ट्री से। और इनमें से एक भी सवाल, 4-5 सवाल जो आपके एसएससी जीडी में आएंगे, एक भी सवाल बाहर दिखाई नहीं देगा, पक्की बात है। तो याद कर लेना, इनको बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना। मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।